किताब से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही चीन से होते होते बात गद्दार, नेहरू परिवार, अय्याशी, सिखों की पहचान, दलितों के अपमान तक पहुंच गई। लेकिन सिर्फ विवाद होता रहा, संवाद नहीं। उस विवाद में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज लोकसभा में जवाब देने वाले थे, लेकिन नहीं दे पाए। शाम 5 बजे उनका भाषण शेड्यूल था, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण कार्रवाई स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी को 7 और 8 फरवरी को अब मलेशिया भी जाना है। 5 तारीख को यानी कल राज्यसभा में पीएम को जवाब देना है, यह पहले से शेड्यूल्ड है। अब लोकसभा में क्या होगा अभी तक कुछ भी पता नहीं है। विपक्ष आज जिस तेवर के साथ हंगामे पर उतरा, उसमें कल या परसों मामला शांत हो जाएगा, इसकी गारंटी कोई लेने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री का शेड्यूल्ड भाषण, वो भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर, शायद जब से मैं संसदीय कार्रवाई को कवर कर रहा हूं, ध्यान में इसको देख रहा हूं, मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई शेड्यूल्ड भाषण इस तरीके से पोस्टपोन करना पड़ा हो, टालना पड़ा। I don't think नारावने जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। सनक है ये, और सनक इसलिए है कि आप देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। क्योंकि ट्रेटर कौन होता है? ट्रेटर होता है जो अपने देश के साथ, आरपीजी का मैं शब्द इस्तेमाल करूं, गद्दारी करे। और अब बात राहुल गांधी की, जिनके रुख से सुबह से ही साफ हो गया था कि विपक्ष क्या करने वाला है। जिस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही थी, संसद भवन की ये तस्वीरें देखिए। सुबह सुबह राहुल गांधी अब संसद भवन परिसर में पहुंचे हैं तो उनके हाथ में जनरल नरवणे की लिखी हुई ये किताब मौजूद थी। संसद में राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे की आत्मकथा को अपने साथ लेकर पहुंचे। ये वो किताब है जो अप्रकाशित है, दुनिया के लिए उपलब्ध नहीं है। सरकार ने इस पर फिलहाल के लिए मंथन चल रहा है कि रिलीज होने देना है या नहीं होने देना है। वो विवादित किताब, वो अप्रकाशित किताब राहुल गांधी के हाथों में आज संसद भवन परिसर में देखी गई। और इसी पर पूरा हंगामा बीते 48 घंटों से मचा हुआ है, जिसका टेक्स्ट आपको याद होगा, वो कल और परसों दोनों दिन हाउस में पढ़ना चाहते थे। इसी किताब का एक अंश है जो कि एक मैगजीन में छपा है। उस मैगजीन के हवाले से वो इस किताब के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन जब ये कहा गया किताब तो छपी नहीं है, तो आज वो किताब लेकर हाजिर हो गए। इस पर इतना हंगामा हुआ बीते 2 दिनों में कि आज भी सदन नहीं चल पाया। राहुल गांधी का भाषण पूरा नहीं हो पाया। विपक्ष के नेता हैं वो, और ये जिद है कि पहले उनका भाषण होगा। हालांकि अभी तक ये किताब पब्लिक डोमेन में नहीं है, अप्रकाशित है, लेकिन पता नहीं कैसे राहुल गांधी के हाथ लग गई। अब आप सुनिए कि राहुल गांधी ने किताब को लेकर आज क्या क्या बड़ी बातें कही। दिस इज मिस्टर नारावने's बुक। नारावने जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का, कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी
अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। अमूमन असदुद्दीन ओवैसी राहुल गांधी के साथ सुर में सुर नहीं मिलाते हैं, उनकी मुखालफत करते हैं। कांग्रेस का और उनका वोट बैंक दरअसल सेम जो है वो मुस्लिम वोट बैंक। लेकिन आज जो कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं वही बात असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही है। क्या कहा है ये मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी क्यों राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। लेकिन उससे पहले आज संसद में 3 बड़ी चीजें हुई जो आपको पता होनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा, फिर लोकसभा स्पीकर के कक्ष में भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। आज सभा के स्पीकर के कमरे के अंदर भी हंगामा देखा गया और सदन के बाहर राहुल गांधी का नवनीत बिट्टू पर गद्दार दोस्त वाला तंज, ट्रेटर फ्रेंड। लोकसभा में जिस वक्त वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका से टैरिफ डील वाला बयान दे रहे थे, उसी वक्त विपक्ष ने जमकर हंगामा आज सुबह सुबह शुरू कर दिया था। यहां तक कि विपक्षी सांसद ट्रेजरी बेंच की तरफ चले गए। इस पर विपक्ष को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने काफी नसीहत भी दी, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ। तो देश के अंदर विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। लेकिन आप जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं ये उचित नहीं है। विरोध आवाज से नहीं, शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है, नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता। और आखिरकार स्पीकर ने सदन की कार्रवाई उस वक्त रोक दी, लेकिन इससे समस्या का समाधान हुआ नहीं। स्पीकर के कक्ष में विपक्षी सांसद पहुंचे और उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सस्पेंशन की मांग कर दी। हुआ दरअसल ये कि लोकसभा में निशिकांत दुबे कई किताबों के साथ आज पहुंचे थे और नेहरू गांधी परिवार पर बहुत ही तीखे और गंभीर आरोप लगा दिए। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। एक सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। विपक्ष खासकर कांग्रेस की शिकायत है कि राहुल गांधी के लिए स्पीकर ने नियमों का हवाला दिया तो वही नियम निशिकांत दुबे पर लागू क्यों नहीं होते। इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सदन पहले 2 बजे तक के लिए और उसके बाद फिर 5 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 5 बजे आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण तय था। यह ऑफिशियली तय हो चुका था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, लेकिन सदन कल सुबह अचानक जब 5 बजे मिला तो कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसकी व्याख्या विपक्ष और सरकार अपने अपने हिसाब से अब कर रहे हैं। क्यों नहीं आया? डर के भाग गया, डर के भाग गया। जो डर गया वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? मर गया पॉलिटिकली। इधर सदन के बाहर दिन में कांग्रेस के नेता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वक्त रेल राज्य मंत्री जो कि पंजाब से आते हैं रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजरे तो राहुल गांधी ने कुछ कहते हुए हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। राहुल गांधी ने बिट्टू पर तंज कसते हुए कहा, माई ट्रेटर फ्रेंड, यानी मेरे गद्दार दोस्त। राहुल गांधी ने बिट्टू को वापस कांग्रेस में आने के लिए कहा। तो मैं आपको बता दूं कि बिट्टू पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के थे बेअंत सिंह साहब उनके पोते हैं। हालांकि बिट्टू ने भी देश के दुश्मन उस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसदों को कहा और सदन के भीतर चले गए। अंदर यही करके बाहर निकले और बाहर भी यही सड़क के गुंडे की तरह ये बिहेव करने लग गए और खास तौर पे पगड़ी को, सिख को हमेशा ही जैसे ये टारगेट करते रहे हैं। पता नहीं आज उनको क्या हुआ था, इतने क्या पर्सनल गुस्सा लेके मन में बैठे हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ किया बिट्टू के साथ, उसके बाद तो बीजेपी ने तुरंत इस मुद्दे को लपक लिया। अगले साल पंजाब में चुनाव भी है और बीजेपी के मुताबिक सिख समुदाय से आने वाले रवनीत बिट्टू को गद्दार कहे जाने पर सिख नेताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी ने आज उतार दी और राहुल गांधी के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन भी। ट्रेटर शब्द बाय एंड लार्ज ट्रांसलेशन उसकी गद्दार हो सकता है, बट नॉट फुली। ट्रेटर वो व्यक्ति होता है हु बिट्रेज हिज नेशन। तो ये शब्द लाइटली नहीं लेना चाहिए।
राहुल गांधी, रवनीत बिट्टू एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे। रवनीत बिट्टू ने कांग्रेस की जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी साथ में पैदल भी चले, लेकिन उसके बाद चुनाव के पहले, पिछले लोकसभा चुनाव के पहले वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए। और अब देखिए फिलहाल तो राज्यसभा से सांसद चुनाव लड़े थे, हार गए थे। एक साल बाद पंजाब विधानसभा के चुनाव होने हैं। बात गद्दार या देश के दुश्मन से भले शुरू हुई हो, लेकिन बात का बतंगड़ पंजाब चुनाव से सीधे तौर पर जुड़ रहा है। इसीलिए बीजेपी के जवाब में कांग्रेस ने भी अपने सिख नेताओं को आगे कर दिया। जो पार्टी छोड़कर चला गया कांग्रेस और राहुल गांधी जी, जिसने उसको सब कुछ दिया, वो जो छोड़कर गया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी पार्टी को इलेक्शनों में, तो वो गद्दार नहीं है तो क्या है। इसलिए जो राहुल जी ने उसको नाम दिया है वो बिल्कुल सही है। जो गद्दारी करता है, जो आसान फरामोश होता है, उसको अकीर्तकांड बोलते हैं। और ये जो रवनीत सिंह बिट्टू है, ये अकीर्तकांड है। इसने आसानों के बदले गद्दारी दी है। बात चीन से शुरू हुई थी, बात गद्दार पे आ गई, पंजाब पर आ गई, लेकिन गद्दार शब्द से याद आया कि देश चीन की गद्दारी या कहें कि विश्वासघात को बीते 6 दशक से झेलता आ रहा है। कभी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया था। उन्हें लगता था कि चीन और भारत मिलकर मजबूत ताकत बनेंगे, लेकिन चीन ने दोस्ती की पीठ में गद्दारी के खंजर भोंक दिया था। 1962 में चीन के हमले के बाद कोई हिंदुस्तानी चीन पर सपने में भी भरोसा अब नहीं करता है। कूटनीति की मजबूरियां होंगी कि दिल ना मिलने पर भी हाथ मिलाने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीति की दुनिया में चीन को कभी भरोसे के काबिल नहीं समझा है। कारोबारी रिश्तों का निर्वाह और भारत के हितों के सवाल के कारण चीन से हाथ मिलाना मजबूरी हो सकती है, लेकिन सहज दोस्ती तो बिल्कुल नहीं। इस समय उसी चीन पर संसद में संग्राम छिड़ा है। राहुल गांधी तो हमला बोल ही रहे। कांग्रेस का विरोध करने वाले AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी चीन को लेकर बहुत ही कड़े तेवर दिखाए, लेकिन राजनीतिक सवालों के साथ ओवैसी ने जो ट्वीट किया उसमें केंद्र सरकार से कुछ कड़े सवाल पूछे। ओवैसी ने पूछा है कि क्या भारतीय सेना चीन के साथ सटी हुई सीमा पर उन सभी क्षेत्रों में गश्त करने में सक्षम है जहां पर अप्रैल 2020 से पहले गश्त करा करती थी। ओवैसी ने यह भी पूछा कि अगर नहीं तो और उसमें बफर जोन कब तक रहेंगे। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि सरकार ने पड़ोसी देश के साथ क्या समझौता किया है, और यह भी पूछा कि सरकार ने चीनी सीमा पर हमारी सेना की फायरिंग करने पर इतनी पाबंदियां क्यों लगा रखी। ओवैसी ने, आपको याद होगा, ये वही ओवैसी है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार का पक्ष या हिंदुस्तान का पक्ष रखने के लिए सरकार का नुमाइंदा बनकर दुनिया भर में अलग अलग मुल्कों में घूम रहे थे और भारत के बारे में बैटिंग कर रहे थे। आज वही ओवैसी उसी सरकार से चीन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। वही भाषा जो राहुल गांधी की है। ओवैसी भी राहुल गांधी की पिच पर अब खेलने आए। आप देखिए कि राहुल गांधी और ओवैसी के बयान चीन को लेकर कैसे एक दूसरे से बिल्कुल मिल रहे हैं। राहुल और ओवैसी दोनों आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार चीन से डरी हुई है। दोनों यही सवाल पूछ रहे हैं कि सेना को गोलीबारी करने पर इतनी पाबंदी क्यों लगाई गई है। इस पर बीजेपी का आरोप है कि चाहे राहुल गांधी हो या फिर ओवैसी, दोनों ही सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। ये ओवैसी और राहुल गांधी दोनों देश की जो सेना कार्य कर रही है देश की सरहदों पर, उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। दरअसल सवाल सेना के मनोबल पर कम और पॉलिटिकल लीडरशिप पे ज्यादा विपक्ष ने उठाया है। दरअसल चीन को लेकर भारत में विरोध और अविश्वास काफी पहले से है। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद कई नेता पाकिस्तान को देख लेने की बात कर रहे थे। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रक्षा मंत्री उस वक्त के जॉर्ज फर्नांडिस थे। जॉर्ज साहब ने रक्षा मंत्री होते हुए बहुत ही साफ साफ कहा था कि चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है, पाकिस्तान नहीं। भारत को असली चुनौती या खतरा पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से है, और यही बात आज अखिलेश यादव कह रहे हैं पुराने संदर्भों के साथ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी और तमाम समाजवादी नेताओं ने हमेशा इस बात को कहा कि सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो हमारा चीन से है।
तो जो कुछ संसद में चल रहा है उसकी रिपोर्टिंग आप देखते रहेंगे। कल प्रधानमंत्री का भाषण होगा या राहुल गांधी का पहले भाषण होगा, क्या होता है उस पर नवभारत और नवभारत के रिपोर्टर्स की नजर बनी हुई। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जो आज वोटिंग में भरपूर पसंद की गई है। एक साल बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी जीत का हैट्रिक लगाने के लिए जोर लगाएगी तो अखिलेश यादव कांग्रेस से हाथ मिलाकर पीडीए के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। वही फॉर्मूला जो 24 के चुनाव में था। मायावती की बीएसपी भी अगड़ाई ले रही है, लेकिन सत्ता की लड़ाई के इस त्रिकोण में एक चौथा कोण उभर गया है और ये नाम भी अखिलेश के नाम से मिलता जुलता है, पीडीए 2। इसकी एक कड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनिए कि क्या कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जो एसपी, बीएसपी और बीजेपी तीनों के साथ रह चुके हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य अब क्या कह रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के गुंडाराज और भाजपा के गुंडाराज में कोई अंतर नहीं। गुंडाराज का विकल्प गुंडाराज नहीं हो सकता। एक गुंडाराज की सरकार को दूसरा गुंडाराज की पार्टी हटा नहीं सकती, इसलिए तीसरे विकल्प की जरूरत है। तो क्या यूपी चुनाव के पहले एक नया मोर्चा खड़ा हो रहा है? अब मैं आपको बताता हूं कि पीडीए 2 की बात क्यों की जा रही है। पीडीए 1 तो अखिलेश यादव ने बनाया है, जिसमें पी का मतलब है पिछड़ा, डी का मतलब है दलित और ए का मतलब है अल्पसंख्यक। यानी यूपी के लिहाज से बात करें तो वहां पे अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम। अब इसमें सेंध लगाने के लिए 4 नेता संभावना तलाश रहे हैं। इनमें पी फॉर पिछड़ा वर्ग से स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, डी फॉर दलित से चंद्रशेखर आजाद हैं और ए फॉर अल्पसंख्यक से असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी आप कह सकते हैं। और अब ये भी कांग्रेस से बाहर निकले नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी आप इसमें देख सकते हैं, दोनों मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसीलिए राजनीतिक हलकों में ये अटकलें तेज हो गई हैं कि पीडीए 2 बनाने की तैयारी यूपी में चल रही है। हालांकि राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि इसको चुनावी लाभ शायद ही मिले। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव की अगर बात है तो यहाँ पर मुख्य लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है और बड़ी कांटे की लड़ाई है। और अभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा दल आगे है या कौन सा दल पीछे। तो ऐसी स्थिति में अगर तीसरा गठबंधन बनता है और वो थोड़ा बहुत भी वोट शेयर किसी भी पार्टी का अगर खींच लेता है तो उसकी भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन चुनावी राजनीति का अंकगणित इतना सरल नहीं होता। आखिर 3 अलग अलग तबकों से आने वाले 3-4 नेता मिलकर क्या पीडीए का सारा वोट अपनी झोली में डाल सकते हैं? समाजवादी पार्टी को लगता है कि पीडीए तो अखिलेश यादव का एक फॉर्मूला है और वो अखिलेश यादव के साथ है, उनके पीछे है। दूसरी तरफ ओवैसी इस बात से मुतमईन दिखते हैं कि बिहार में तेजस्वी का खेल उन्होंने खराब कर दिया। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों में विपक्षी दलों के बीच उन्होंने अपनी जगह बना ली, तो यूपी में भी मुसलमानों के दिल में अब अखिलेश नहीं बल्कि ओवैसी को वो बसाने में कामयाब होंगे। इसीलिए उनके निशाने पर लगातार अखिलेश यादव है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को अखिलेश यादव ने जब कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था तो पीडीए के विकास को ही अपना चुनावी एजेंडा बनाया था। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का विकास। हालांकि जीत हार के कई और कारण भी होते हैं, लेकिन तब यूपी से सबसे ज्यादा 37 सांसद अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने जीते थे। इसीलिए पीडीए का सिक्का आज भी जमकर चलता है। लेकिन पीडीए 2 को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और वो सवाल क्या क्या है बारी बारी से आपके सामने रख देता हूं। जिन नेताओं की बात हो रही है वो चाहे ओवैसी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, इनमें आखिर कौन है जिसका राज्यव्यापी बड़ा प्रभाव है? ये चारों चेहरे आपके सामने, किसका राज्यव्यापी प्रभाव है? जो यूपी के लोग हैं, जानकार हैं, वो समझेंगे कि इन चारों में से कोई भी एक नेता नहीं है जो पूरे उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अपना प्रभाव थोड़ा बहुत भी रखता हो। पॉकेट्स हो सकते हैं लेकिन पूरा प्रदेश नहीं। सवाल नंबर 2, पीडीए का नेता तो अखिलेश यादव है, लेकिन इस पीडीए 2 का नेता कौन होगा? इन चारों में आपस में किसके नाम पर पार्टी ये गठबंधन बनेगा? सवाल नंबर 3 कि क्या इन नेताओं की महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे से टकराएंगी नहीं? क्योंकि सबके सपने बड़े बड़े हैं और सब अपने आप को, अपनी पार्टी को ज्यादा बड़े के तौर पर देखना चाहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चंद्रशेखर आजाद हो या नसीमुद्दीन सिद्दीकी या फिर ओवैसी क्यों ना हो।
इस बात को अब आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से भी समझ सकते हैं, जिसमें वो पीडीए के बहाने अखिलेश यादव पर सीधा निशाना लगाते हैं। पीडीए तब भी रहा होगा, लेकिन उस पीडीए की चर्चा तब क्यों नहीं थी? तब केवल परिवार की चिंता क्यों थी? तो पीडीए तो बहाना है, असली लक्ष्य तो, असली निशाना तो केवल परिवार है कि परिवार के लिए कैसे हम लोगों को गुमराह कर सके,